इंडिया की करेंसी यानी इंडियन रुपीस की ग्लोबल डिमांड बढ़ने की क्या पॉसिबिलिटी बन रही है, साथ ही में रूस और बांग्लादेश का इसमें क्या कनेक्शन है, साथ ही ईरान के राफेल प्रोपेगेंडा को फ्रांस ने कैसे झटका दिया है और ब्रिक्स समिट में शी जिनपिंग आएंगे या नहीं, और स्ट्रेट ऑफ हार्मुज को लेकर ईरान ने ओमान का कौन सा प्रपोजल रिजेक्ट कर दिया है। काफ़ी सारी मेजर अपडेट्स निकल के सामने आ रही हैं जो आपको मेन स्ट्रीम मीडिया में दिखाई नहीं देंगी, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिए। सबसे पहले बात करते हैं भारत, रूस और बांग्लादेश की। रूस ने बांग्लादेश को बायलैटरल ट्रेड में भारत की करेंसी इस्तेमाल करने का प्रपोजल दिया है। इसका कारण ये है कि बांग्लादेश का रूपपुर न्यूक्लियर पावर प्लांट, जिसे रूस की मदद से बनाया गया है, बांग्लादेश को रूस का अब इसका कर्जा उतारना है। लेकिन सैंक्शन और स्विफ्ट रिस्ट्रिक्शन के कारण पेमेंट में दिक्कत आ रही थी। पहले चाइनीज़ युआन में पेमेंट का विकल्प देखा गया था, लेकिन यूएसए के डर के कारण यह रास्ता और भी मुश्किल हो गया। अब रूस चाहता है कि बांग्लादेश इंडियन रुपीज़ में पेमेंट करे। इसके लिए रूस ढाका में अपने बैंक की ब्रांच और डेडिकेटेड पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की पेशकश कर रहा है। इसके अलावा फर्टिलाइजर पर डिस्काउंट का भी ऑफर दिया है। अभी बांग्लादेश ने इसे एक्सेप्ट तो नहीं किया है, पर आने वाले रसिया बांग्लादेश मीटिंग्स में इस पर फैसला हो सकता है। अगर यह डील होती है तो भारत के लिए ये स्ट्रेटजिक गेन होगा, क्योंकि इंटरनेशनल ट्रेड में रुपीज़ की एक्सेप्टेंस बढ़ेगी। नेक्स्ट अपडेट है राफेल और चाइना का प्रोपेगेंडा पर। एक रिटायर्ड फ्रेंच नेवी पायलट पियरे हेनरी क्वाट ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान दावा किया था कि पाकिस्तान ने भारत का राफेल फाइटर जेट गिराया है। उसके इस बयान को पाकिस्तान और चाइना के प्रोपेगेंडा करने में इस्तेमाल किया गया। लेकिन अब इस फार्मर पायलट के चाइना और एक साउथ अफ्रीकन एविएशन कंपनी से लिंक्स की बात सामने आ रही है। रेफरेंस के लिए आपके स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। रिपोर्ट्स के मुताबिक सन 2018 और 19 में ये चाइना गया था और उसकी ट्रिप एक साउथ अफ्रीकन एविएशन ऑर्गेनाइजेशन ने स्पॉन्सर की थी। इसी ऑर्गेनाइजेशन पर पहले नाटो कंट्रीज के रिटायर्ड पायलट को चाइनीज़ मिलिट्री पायलट्स को ट्रेनिंग देने का आरोप लग चुका है। अब फ्रेंच अथॉरिटीज़ इस पूरे मामले की काफ़ी जांच कर रही हैं और चाइना में उसकी गतिविधि क्या थी और क्या उसने चाइनीज़ पायलट्स को भी ट्रेनिंग दी है, इस पर भी नज़र डाली जा रही है। इससे ऑपरेशन सिंदूर के दौरान उसके राफेल वाले दावे की क्रेडिबिलिटी पर भी सवाल उठता है। आपको क्या लगता है, चाइना क्या ऐसा प्रोपेगेंडा बंद कर देगा या फिर से इंडिया को कोई प्रोपेगेंडा में घसीटेगा? नेक्स्ट अपडेट है ब्रिक्स समिट और शी जिनपिंग के बारे में। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। भारत में होने वाले ब्रिक्स समिट 2026 में शी जिनपिंग के आने को लेकर चाइना ने अभी कोई कंफर्मेशन नहीं दी है। इसी तरह बांग्लादेश को भी भारत ने ब्रिक्स मीटिंग के लिए इनवाइट किया है, लेकिन बांग्लादेश ने अभी भी इनविटेशन एक्सेप्ट नहीं किया है। अगर बड़े लीडर्स समिट में शामिल नहीं होते हैं तो इंडिया के खिलाफ यह नैरेटिव बनाया जा सकता है कि ब्रिक्स की यूनिटी कमज़ोर हो रही है। इसलिए भारत के लिए ये समिट डिप्लोमेटिक और स्ट्रेटेजिक दोनों लिहाज से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गया। अब देखना ये होगा कि इंडिया कैसे इस समिट को मैनेज कर पाता है। नेक्स्ट अपडेट है स्ट्रेट ऑफ हार्मुज क्राइसिस के और बढ़ने पर। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन पर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। कुछ दिनों तक यूएसए और ईरान के बीच अटैक रुकने के बाद फिर से मिसाइल और ड्रोन का अटैक शुरू हो गया है। इसी बीच ओमान ने स्ट्रेट ऑफ हार्मुज की सिक्योरिटी और डिमाइनिंग के लिए एक मैकेनिज्म का प्रस्ताव दिया था, जिसमें ईरान और ओमान दोनों की भूमिका थी, लेकिन ईरान ने इसे रिजेक्ट कर दिया। ईरान का कहना है कि टेम्परेरी के तौर पर स्ट्रेट को खोलने की स्थिति में भी शिप को उसी साइड से गुजरना होगा और मैंडेटरी फीस भी देनी होगी। अगर हॉर्मुज के बाद रेड सी में भी एडिशनल चार्जेस बढ़ते हैं तो ग्लोबल शिपिंग और एनर्जी प्राइसेस पर काफ़ी दबाव बढ़ जाएगा और इसका असर हमें क्रूड ऑयल की प्राइसिंग पर भी देखने को मिलेगा।